Hello and welcome to my YouTube channel. So guys, today in this video I'm going to explain various types of checks and I can assure you that इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी types of checks की. ठीक है. So firstly I'll show you the list of the types which I'm going to discuss in this video. So here we go. So here is a list of the types which I'm going to discuss in this video. So guys, you can also subscribe my channel if you really like this video and you want to see more such videos. Alright, so you can subscribe also. सो आई थिंक आपने देख लिए होंगे ये सब टाइप्स हैं चेक्स के जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. तो वन बाय वन इन सब टाइप्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्टली वी सी व्हाट इज अ बेयरर चेक. ठीक है, देखो बेयरर चेक में क्या होता है. यहाँ पे देखो जैसे लिखा है पे राहुल कुमार और बेयरर. आपने कई बार देखा होगा जो चेक्स होते हैं उनमें ये वर्ड लिखा होता है और बेयरर. अगर आपके चेक में और बेयरर लिखा हुआ है और इसके ऊपर कोई क्रॉस लाइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो चेक है वो एक बेयरर चेक है. लेकिन इसका मतलब क्या है वही हमने देखना है. ठीक है, इसका बेसिकली क्या मतलब होता है. फॉर एग्जांपल अगर राहुल कुमार है जो उसने इस चेक को इनकैश करवाना है. ठीक है, बैंक के पास जाके इस चेक को इनकैश करवाना है तो वो क्या कर सकता है, या तो वो खुद चला जाएगा बैंक के पास इस चेक को इनकैश करवाने, या फिर और बियरर का मतलब है कि जो भी होल्डर ऑफ दिस चेक है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो इस चेक को बैंक के पास प्रेजेंट करता है. ठीक है, वो इस चेक की क्या कर सकता है, पेमेंट रिसीव कर सकता है बैंक से, या फिर इस चेक को इनकैश करवा सकता है. जरूरी नहीं है कि सिर्फ राहुल कुमार जो मतलब जिस पर्सन का नाम लिखा है वही इस चेक की पेमेंट रिसीव कर सकता है. नहीं, ठीक है, कोई भी पर्सन जो भी होल्डर ऑफ दिस चेक है वो इस चेक को इनकैश करवा सकता है. ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ लिखा है इट इज पेबल टू द पर्सन स्पेसिफाइड देयर इन टू और टू एनी अदर पर्सन हु प्रेजेंट इट टू द बैंक फॉर पेमेंट. मतलब ये जो चेक है ये पेबल किसको होता है, या तो जो पर्सन स्पेसिफाइड जैसे यहाँ पे राहुल कुमार है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो इस चेक को क्या करता है, प्रेजेंट करता है बैंक को, वो क्या कर सकता है, इस चेक की पेमेंट रिसीव कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज इट कैन बी नेगोशिएटेड टू एनी पर्सन बाय मियर डिलीवरी. अब देखो जो नेगोशिएशन होती है वो टू टाइप्स की होती है. एक होती है बाय डिलीवरी, एक होती है बाय एंडोर्समेंट. तो जो बेयरर चेक है इसमें एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती है. इसमें आप सिंपली डिलीवरी के थ्रू, मतलब फॉर एग्जांपल अगर राहुल कुमार इस चेक को किसी भी पर्सन को डिलीवर करता है, वो पर्सन भी जाके इस चेक को क्या कर सकता है, इनकैश करवा सकता है. ठीक है, तो ये होता है बेयरर चेक. आई होप समझ में आ गया आपको बेयरर क्या होता है, बेयरर चेक क्या होता है. सो नेक्स्ट इज ऑर्डर चेक. ठीक है, अब देखो ऑर्डर चेक में क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ऑन बियरर वर्ड लिखा हुआ है इसको स्ट्राइक ऑफ किया हुआ है. जब अगर हम ऑन बियरर को स्ट्राइक ऑफ कर दें तो वो एक ऑर्डर चेक बन जाता है. ठीक है, या फिर कई चेक्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑन ऑर्डर पहले से लिखा होता है. ठीक है, तो देखो ऑर्डर चेक में बेसिकली क्या होता है कि जो जिस पर्सन का नाम लिखा है, जैसे इसमें राहुल कुमार का नाम लिखा हुआ है, तो सिर्फ राहुल कुमार ही इस चेक को बैंक के पास जाके इनकैश करवा सकता है. ठीक है, जैसे बेयरर चेक में क्या होता था, कोई भी जा सकता था. ठीक है, कोई भी पर्सन जाके बैंक से इनकैश करवा सकता था. लेकिन ऑर्डर चेक में क्या होता है, जिस पर्सन का नाम स्पेसिफाइड है सिर्फ वही उस चेक की पेमेंट रिसीव कर सकता है. ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा है इट इज पेबल टू द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हुज नेम इज स्पेसिफाइड ऑन द चेक और टू हिज ऑर्डर. और टू हिज ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जो राहुल कुमार है, ठीक है, वो क्या करे, इस चेक को एंडोर्स कर दे. ठीक है, जैसे हमने देखा बियरर चेक नेगोशिएट कर सकते हैं हम कैसे, बाय मियर डिलीवरी. लेकिन ऑर्डर चेक को अगर हमें नेगोशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, बाय एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जो राहुल कुमार को इस चेक को किसी और पर्सन को देना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे उस पर्सन का नाम लिख देगा और अपने सिग्नेचर कर देगा. ठीक है, राहुल कुमार अपना उस पर्सन का नाम और सिग्नेचर लिख देगा. इसका मतलब है कि राहुल कुमार ने इस चेक को इंडोर्स कर दिया. तो अब जो जिस पर्सन को इंडोर्स किया है वो पर्सन इस चेक की पेमेंट रिसीव कर सकता है, मतलब बैंक के पास जाके उस चेक को इनकैश करवा सकता है. ठीक है, तो बेसिकली ऑर्डर चेक में क्या होता है, जिस पर्सन का नाम लिखा होता है या तो वो खुद या फिर जिस पर्सन को वो पर्सन एंडोर्स करता है वही उस चेक की पेमेंट रिसीव कर सकता है, वही इस चेक को इनकैश करवा सकता है. ठीक है, सो देखो यहाँ पे लिखा है टू कन्वर्ट अ बियरर चेक इनटू एन ऑर्डर चेक द वर्ड और बियरर इज स्ट्राइकन ऑफ. तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हम ऑन बियरर को स्ट्राइक ऑफ कर दे तो वो एक ऑर्डर चेक बन जाता है. क्लियर. एंड नाउ नेक्स्ट इज अ क्रॉस चेक. ठीक है, अब देखो क्रॉस चेक में क्या होता है, आप देखो यहाँ पे टू पैरेलल लाइन ड्रॉ करी हुई हैं. अगर आपके चेक में ऐसे टू पैरेलल लाइन ड्रॉ रखी है तो इसका मतलब ये है कि वो एक क्रॉस चेक है. देखो यहाँ पे लिखा है क्रॉसिंग ऑफ अ चेक मीन्स ड्रॉइंग टू पैरेलल लाइंस ऑन द फेस ऑफ द चेक. And a cross check cannot be encashed at the cash counter of a bank but it can only be credited to the pays account. तो इसका क्या मतलब है, जो क्रॉस चेक होता है, ठीक है, इसकी मतलब आपको इन हैंड पेमेंट नहीं मिलती. फॉर एग्जांपल मैं ये चेक लेके जाती हूँ बैंक के पास, ठीक है, इनकैश करवाने, तो बैंक मुझे इन हैंड पेमेंट नहीं देगा. बैंक कहाँ पेमेंट करेगा, मेरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करेगा. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है इट कैन ओनली बी क्रेडिटेड टू द पेइज अकाउंट. तो जो भी पेई होता है, जिस पर्सन का यहाँ पे नाम लिखा है, या तो वो या जो भी पर्सन, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये पे किसी और को एंडोर्स कर देता है या डिलीवर कर देता है अपना चेक, तो उस पर्सन के अकाउंट पे ट्रांसफर होगी पेमेंट.
ठीक है। तो क्रॉस चेक में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको इन हैंड पेमेंट नहीं मिलती है, मतलब कैश पेमेंट नहीं रिसीव होती है, आपको अकाउंट में पेमेंट रिसीव होती है। डन। अब हम एक जो क्रॉसिंग होती है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, एक बार हम वो देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग देख लेते हैं। सो देखो, जो क्रॉसिंग होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है जर्नल क्रॉसिंग, एक होती है स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक है। जर्नल क्रॉसिंग में बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज जैसे मैंने ये डबल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, जैसे हमने देखा जो चेक में अगर ऐसे साइड में टू पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रखी हो वो एक क्रॉस चेक होता है। तो जो क्रॉसिंग होती है इसको बेसिकली जर्नल क्रॉसिंग कहा जाता है, अगर सिंपल एक डबल लाइन ड्रॉ रखी है। तो यहाँ पर कई बार पेज अकाउंट लिखा होता है, कई बार नॉट नेगोशिएबल लिखा होता है, कई बार कंपनी का नाम लिखा होता है, तो इन सबको बोला जाता है जर्नल क्रॉसिंग। अब इनका मतलब क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल पेज अकाउंट ओनली लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो पेमेंट रिसीव होगी वो सिर्फ जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ है चेक में, सिर्फ उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगी पेमेंट। ठीक है। कई बार लिखा होता है नॉट नेगोशिएबल, जिसका मतलब है कि हम उस चेक को किसी को भी आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी को भी नेगोशिएट नहीं कर सकते। डन। एंड कई बार जिस बार कंपनी का नाम लिखा होता है, जिसका मतलब है कि जो पेमेंट क्या कहाँ किसको रिसीव होगी, सिर्फ उस कंपनी को रिसीव होगी जिसका भी नाम लिखा हुआ है। ठीक है। और जो स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, देखो उसमें क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं उनका नाम लिखा होता है क्रॉसिंग के अंदर। ठीक है। अब देखो बेसिकली स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, जो चेक होता है दैट कैन नॉट बी पेड टू एनी बैंक अदर देन द बैंक मेंशन इन द क्रॉसिंग। ठीक है। तो ये होता है स्पेशल क्रॉसिंग में। आई होप समझ में आ गया आपको टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग क्या होती है। अब आगे हम देखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट वन इज अनक्रॉस्ड और ओपन चेक। ठीक है। अब अनक्रॉस्ड और ओपन चेक क्या होता है, दैट हैज़ नॉट बीन क्रॉस्ड विथ टू पैरेलल लाइन्स, मतलब जिसमें ऐसे टू पैरेलल लाइन्स ना हो, तो दैट इज अ अनक्रॉस्ड चेक। इट कैन बी अ bearer और एन ऑर्डर चेक। नेक्स्ट इज कैन बी encashed at the cash counter of a bank और कैन बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन प्रेजेंटिंग द चेक। तो मतलब बेसिकली क्या है, अनक्रॉस चेक कौन सा होता है, मतलब जो ये बियरर भी हो सकता है, ऑर्डर चेक भी हो सकता है, और इसकी मतलब जो पेमेंट है या तो हम कैश काउंटर में भी ले सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट अनक्रॉस चेक। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द सेल्फ चेक। ठीक है। अब सेल्फ चेक क्या होता है, व्हेन अ पर्सन वांट्स टू विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज ओन अकाउंट, ठीक है, तो वो क्या करता है, सेल्फ चेक बनाता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ कराने हैं, तो मैं क्या करूँगी, अपने चेक में क्या लिखूंगी, पे की जगह मैं क्या लिख दूंगी, सेल्फ, और जितनी भी जो भी अमाउंट है मुझे विड्रॉ करानी है वो अमाउंट डाल के, ठीक है, चेक से बैंक से इनकैश करवा लूंगी चेक। ठीक है। एक चीज़ और याद रखना है कि जो सेल्फ चेक होता है, जैसे बियरर चेक में होता है ना कि कोई भी पर्सन जाके विड्रॉ करवा सकता है मनी, तो वैसे ही सेल्फ चेक में भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को या कोई भी किसी भी पर्सन को मैं अपने बिहाफ पे भेज सकती हूँ बैंक के पास पेमेंट रिसीव करने के लिए। ठीक है। तो सेल्फ चेक में बस सिंपल ही आपको क्या याद रखना है कि जो पे की जगह हम क्या लिखते हैं, जहाँ पे पे का नाम होता है वहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, सेल्फ, जिसका मतलब है कि मैं अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करवाना चाहती हूँ। डन। एंड नाउ नेक्स्ट वील सी व्हाट इज अ स्टेल चेक। ठीक है। अब देखो, जो स्टेल होता है, इसमें स्टेल का मतलब होता है खराब, ऐसा चेक जो खराब हो चुका है। अब आपको जैसे पता है कि जो एक चेक होता है उसकी एक वैलिडिटी पीरियड होती है, मतलब एक जो चेक है वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, आप इस चेक पे डेट लिखी हुई है 12 मार्च 2020। ठीक है। तो मतलब ये जो चेक है सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड होगा, मतलब जैसे ये मार्च में लिखी है तो मतलब अप्रैल मई जून, मतलब 12 जून तक ये जो चेक होगा ये वैलिड होगा। मतलब आप इसको कभी भी बैंक के पास लेके जा सकते हो इस चेक को, और इसकी पेमेंट ले सकते हो बैंक से। लेकिन अगर आप इसको 3 मंथ्स के बाद लेके जाओगे तो बैंक आपको इसकी कोई पेमेंट नहीं देगा, बिकॉज ये एक स्टेल चेक बन जाएगा। ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ लिखा है, इफ अ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक इट इज कॉल्ड स्टेल चेक। मतलब अगर आप एक चेक को उस जो भी डेट लिखी होगी उसके 3 महीने के बाद लेके जाते हो बैंक के पास उसको इनकैश करवाने, तो बैंक उसकी आपको कोई पेमेंट नहीं देगा, क्योंकि ये एक स्टेल चेक बन गया। ठीक है। अ स्टेल चेक इज नॉट वैलिड फॉर पेमेंट। डन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चेक। एंड नाउ नेक्स्ट वील सी व्हाट इज अ म्यूटिलेटेड चेक। ठीक है। अब देखो म्यूटिलेटेड चेक कौन सा होता है, अ चेक विच इज टॉर्न डैमेज क्रश्ड और वॉश्ड इज कॉल्ड म्यूटिलेटेड चेक। मतलब एक ऐसा चेक जो फट गया है या आपने उसको वॉश कर दिया है, ठीक है, मतलब एक तरह से आपको जो चेक है वो डैमेज हो चुका है, उस चेक को बोला जाता है म्यूटिलेटेड चेक। म्यूटिलेटेड चेक इज़ नॉट वैलिड फॉर पेमेंट, मतलब ये भी इसको इस चेक की भी हम पेमेंट बैंक से नहीं ले सकते, बट कुछ कंडीशंस होती हैं जब बैंक आपको इस चेक की भी पेमेंट दे देता है। कौन कौन सी होती है, बट सच चेक्स आर ओनर ओनली व्हेन सर्टेन डिटेल्स आर विजिबल आफ्टर कंफर्मिंग विद द ड्रॉअर। मतलब अगर इस चेक में कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो विजिबल हैं, और आपका जो ड्रॉअर है, मतलब जिसने आपको ये चेक बना के दिया है, अगर वो खुद आके बैंक के पास मतलब कंफर्म करता है या कंफर्मेशन देता है कि हाँ ये मैंने चेक दिया था, उस कंडीशन में जो बैंक है आपको इस चेक की पेमेंट देगा। ठीक है। तो समझ में आया आपको म्यूटिलेटेड चेक कौन सा होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला चेक। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज अ ब्लैंक चेक।
ठीक है। अब देखो ब्लैंक चेक में बेसिकली क्या होता है, आप अपने सिर्फ सिग्नेचर कर देते हो एक चेक पे और बाकी कुछ फिल नहीं करते हो, मतलब पे का नाम, कितने अमाउंट का चेक बनाना है और क्या किस डेट का बनाना है, कुछ मेंशन नहीं करते हो। आप जिसको ये चेक देते हो वो पर्सन अपनी मर्जी से, ठीक है, उसको जो डेट डालनी है, जितनी अमाउंट का चेक बनाना है वो अपनी मर्जी से डाल लेता है, ठीक है, उसे बोला जाता है ब्लैंक चेक। जैसे देखो यहाँ लिखा अब चेक विच इज ओनली साइंड, ठीक है, सिर्फ सिग्नेचर किए होते हैं इसमें, बट द नेम ऑफ द पे अमाउंट एंड डेट इज नॉट इंडिकेटेड इज कॉल्ड अ ब्लैंक चेक। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आगे। एंड नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ चेक इज पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक कौन सा होता है? इफ अ चेक बी एज अ डेट विच इज येट टू कम, मतलब एक फ्यूचर डेट है, इट इज नोन एज पोस्ट डेटेड चेक। देखो बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक अपना जो घर है, ठीक है, वो आपने रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अपने टेनेंट को बोलते हो कि मुझे ना आप चेक्स एडवांस में बना के दे दो हर डेट का, कि मुझे बार बार आपसे मांगना ना पड़े। ठीक है, तो वो जो टेनेंट है फॉर एग्जाम्पल आपको चेक्स बना के दे देता है, मतलब 1 जनवरी 2020 का, फिर एक आपको बना देता है 1 फरवरी का, फिर 1 मार्च का, मतलब आपको चेक्स एडवांस में उसने दे दिए। ठीक है, कि जब भी ये डेट आएगी आप जाके बैंक से उसको इनकैश करवा लेना। ठीक है, तो जब तक वो डेट नहीं आएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी सपोज जनवरी चल रहा है, ठीक है, और मुझे जो टेनेंट ने मुझे जो बना के दिया है चेक, उसने मुझे बना के दिया 1 फरवरी का। अब जब तक 1 फरवरी नहीं आती तो मैं उस चेक को बैंक के पास नहीं लेके जा सकती, क्योंकि बैंक मुझे उसकी कोई पेमेंट नहीं देगा। ठीक है, उसे बोला जाता है पोस्ट डेटेड चेक, मतलब ऐसा चेक जिस जो विच इज़ येट टू कम। ठीक है, जिसकी जो डेट है विच इज़ येट टू कम, मतलब एक फ्यूचर डेट का आप एक चेक बना के देते हो। ठीक है, अ चेक कैन नॉट बी पेड अंडर एनी सर्कमस्टांस बिफोर द डेट मेंशन ऑन द चेक। तो जब तक चेक हम उसको उसकी चेक की हम पेमेंट नहीं रिसीव कर सकते जब तक उस चेक की जो डेट जो मेंशन होगी उस चेक पे वो नहीं आ जाती। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी लिखा, अ चेक डेटेड 28 जनवरी कैन नॉट बी पेड ऑन 27 जनवरी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक चेक में 28 जनवरी की डेट लिखी है, ठीक है, आप उसको 27 जनवरी को भी आपके बैंक से कैश नहीं करवा सकते। इट कैन बी पेड ओनली ऑन 28 जनवरी या फिर लेटर डेट पे। ऑलराइट, समझ में आया आपको पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? एंड नाउ नेक्स्ट वन इज एंटी डेटेड चेक। ठीक है, ये जो एंटी डेटेड चेक है ये पोस्ट डेटेड चेक का ऑपोजिट है। क्लियर। इसमें क्या होता है, देखो, इफ अ चेक बी एज अ डेट अर्लियर देन द डेट ऑन विच इट इज प्रेजेंटेड टू द बैंक, इट इज कॉल्ड एंटी डेटेड चेक। अब इसमें क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप आज 1 जनवरी आप जो चेक बना के दे रहे हो, आपने 1 जनवरी का चेक बना के दिया था, ठीक है, तो लेकिन आप उसको चेक को लेके जा रहे हो बैंक के पास 3 जनवरी को, मतलब उस जो भी डेट लिखी है चेक में उसके बाद लेके जाते हो आप उस चेक को बैंक के पास कैश करवाने, उससे बोला जाता है एंटी डेटेड चेक। ठीक है, सच अ चेक इज वैलिड अप टू 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक जो चेक जो होता है उसकी वैलिडिटी पीरियड कितनी होती है, 3 मंथ्स। तो जैसे हम कह सकते हैं जो स्टेल चेक है वो भी एक तरह से एंटी डेटेड चेक ही है। क्यों? बिकॉज आप जो भी डेट लिखी होती है चेक में उसके बाद लेके जाते हो। ठीक है, उसकी पेमेंट रिसीव करने आप बैंक के पास उसको बाद में लेके जाते हो। ठीक है, तो उसे भी एक तरह से हम कह सकते हैं वो भी एक एंटी डेटेड चेक है। बस डिफरेंस इतना है कि वो एक तरह से इनवैलिड है, मतलब आपको उसकी कोई पेमेंट नहीं रिसीव होगी। जैसे डेट एग्जाम्पल लिखा है, अ चेक डेटेड 28 जनवरी इज प्रेजेंटेड टू द बैंक ऑन 5 मार्च। ठीक है, अगर एक चेक में 28 जनवरी की डेट लिखी हुई है और आप उसको बैंक के पास लेके जाते हो कब, 5 मार्च को पेमेंट के लिए, तो उसे बोला जाता है एंटी डेटेड चेक। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज अ बैंकर्स चेक। ठीक है, इसे पे ऑर्डर भी कहा जाता है। ये एक नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जिसे ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और पर्सन को। ये इशू कौन करता है? इशूड बाय द बैंक, किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो एक कस्टमर है बैंक का, वो अगर उसे अपने कॉलेज की फीस पेमेंट करनी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, उसे एक बैंकर्स चेक बनवा लेगा, ठीक है, इशू करवाएगा और उसके उसके थ्रू पेमेंट कर देगा। ठीक है, और ये पेबल होता है इन द सेम सिटी, मतलब अगर आपका जो चेक है वो अपने आपने फॉर एग्जांपल पंजाब में इशू कराया है, तो आप इसको पेबल भी कहाँ पे करोगे? पंजाब में ही करोगे, उसके बाहर नहीं आप कर सकते। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बैंकर चेक की होती है कि ये जो चेक होता है ये कभी भी बाउंस नहीं होता। डन, समझ में आया बैंकर चेक क्या होता है? अब नेक्स्ट चेक देखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट वन इज अ गिफ्ट चेक। ठीक है, अब देखो गिफ्ट चेक कौन से होते हैं, मतलब अगर आपको किसी के बर्थडे पार्टी पे गिफ्ट देना है, ठीक है, या फिर किसी के वेडिंग पे आपको कुछ मतलब एक तरह से कुछ अमाउंट पे करनी है, तो आप क्या करते हो, आप अपने बैंक के पास जाते हो, ठीक है, उनसे आप क्या करते हो, गिफ्ट चेक्स इशू करवा लेते हो। ठीक है, बैंक के कुछ अमाउंट चार्ज करता है आपसे इसके बदले, और फिर आपको वो चेक, ये जो चेक्स होते हैं गिफ्ट चेक्स, वो इशू कर देता है। फिर आपको जहाँ पे भी उसे यूज़ करना है, मतलब आपको किसी के वेडिंग पे देना है, गिफ्ट देना है, ठीक है, या फिर आपको किसी भी इंपॉर्टेंट ओकेजन में ये इनको यूज़ करना है, तो आप कहीं पे भी नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आपको गिफ्ट चेक क्या होता है। एंड आई होप आपको ये सारे टाइप्स जितने भी हैं चेक्स के समझ में आ गए हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी में भी कोई भी डाउट है तो यू गाइस कैन कमेंट डाउन। सो थैंक यू सो मच।